जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार दरोगा के स्पेशल सीरीज में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर प्रश्नों का आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपको दिख रहा होगा बिहार पुलिस दरोगा की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2019 के अंदर जो परीक्षा हुआ था बिहार दरोगा का, उसमें पूछा गया ये सभी प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो को पूरा देखना है। इससे पहले हमने 6-7 वीडियो प्रैक्टिस सेट का अपलोड कर दिया है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है, तो आप सभी को उसका रिवीजन जरूर कर लेना है। ठीक है, आते हैं हम प्रश्न पर। इसे बड़ा कर लेते हैं और प्रश्न पर आते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, पिग्मी कहाँ के निवासी है? पिग्मी कहाँ के निवासी होते हैं? तो देखिए, पिग्मी जो है कि अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। पिग्मी जो जाति है क्या है? तो जनजाति है। पिग्मी एक जनजाति है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पाए जाते हैं? तो बेल्जियम, कांगो, गैबोन, युगांडा आदि के सघन वनों में पिग्मी जाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में ही पिग्मी लोग निवास करते हैं। पिग्मी जाति के लोग अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं। ठीक है, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो वो है गोडविन आइस्टीन यानी K2। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जो कि गोडविन आइस्टीन जो K2 के नाम से जाना जाता है, वही भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान में रखिएगा, गोडविन आइस्टीन यानी K2 की ऊंचाई कितना है? तो 8611 मीटर है। और यह माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ये भी बात आपको ध्यान में रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च चोटी है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गॉडविन आइस्टीन। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन आइस्टीन है। और उसके बाद अगर बात करें गॉडविन आइस्टीन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो कंचनजंगा है। कौन है? तो कंचनजंगा है। दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर भारत में कंचनजंगा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, कितने मीटर है? तो 8594। कंचनजंगा की ऊंचाई 8594 मीटर है। और गॉडविन आइस्टीन की कितनी ऊंचाई है? तो 8611 मीटर है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। ठीक है, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में से छोड़ा गया था। कब? 19 अप्रैल 1975 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत कस्मोड्रोम से सोवियत रॉकेट इंटरकॉस्मस द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। और इस आर्यभट्ट उपग्रह को कहाँ प्रक्षेपित किया गया था? तो इंडोनेशिया के ऊपर पृथ्वी की कक्षा में इसे स्थापित किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर 19 अप्रैल 1975 ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो सोवियत कस्मोड्रोम से सोवियत रॉकेट इंटरकॉस्मोस द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था इंडोनेशिया के ऊपर। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के अतिरिक्त देशों के निम्न समूहों में से किससे म्यांमार की सीमा लगती है? भारत और चीन के अतिरिक्त देशों के निम्न समूहों में से किससे म्यांमार की सीमा लगती है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश से लगता है, थाईलैंड से और लाओस से लगता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है,
देखिए इसमें क्या है कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। म्यांमार है जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। म्यांमार के उत्तर पूर्व में कौन है, तो चीन है। म्यांमार के उत्तर पूर्व में चीन है, पूर्व में लाओस है, दक्षिण पूर्व में थाईलैंड है और पश्चिम में बांग्लादेश है और उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है म्यांमार। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश समय लेता है। यानी कि यूरेनस ग्रह है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष लेता है। देखिए यूरेनस यानी अरुण, यूरेनस को किस नाम से और जाना जाता है? तो अरुण के नाम से जाना जाता है। यह शीत ग्रह है। यह कौन सा ग्रह है? तो शीत ग्रह है। और यूरेनस है जो कि अपने अक्ष पर 8 डिग्री झुका हुआ है। यूरेनस अपने अक्ष पर 8 डिग्री झुका हुआ है। अतः जहाँ सभी ग्रह घूर्णन करते हैं, सभी ग्रह घूर्णन करते हैं, यह ग्रह लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। सभी ग्रह घूर्णन करते हैं लेकिन यह जो यूरेनस ग्रह है वह लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है और यह अपनी धुरी पर 16 घंटे 20 मिनट में घूमता है। यह अपनी धुरी पर 16 घंटे 20 मिनट में घूमता है तथा यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो देखिए शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस के विशेष कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। लाहौर में साइमन कमीशन विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठियों से प्रहार के फलस्वरूप लगी चोट के कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब मृत्यु हो गया था लाला लाजपत राय की? तो 1928 में, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था और शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से किसको भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो पंडित जसराज को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, कब? 1966 में भारत रत्न दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न दिया गया था। 1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न दिया गया था। अमर्त्य सेन को कब भारत रत्न दिया गया? तो 1999 में। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और पंडित रविशंकर को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, उनको भी 1999 में दिया गया था। ठीक है, पंडित रविशंकर को भी 1999 में ही भारत रत्न दिया गया था और अमर्त्य सेन को भी 1999 में भारत रत्न दिया गया था और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। तो इसमें पूछा गया है कि किसको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जसराज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम कोष प्रणाली पर।
न्यूनतम कोष प्रणाली पर है, जो कि भारत का नोट निर्गमन आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली। ठीक है, न्यूनतम कोष प्रणाली पर ही भारत के नोट निर्गमन आधारित है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? देखिए, चाय, असम, चाय जो है कि असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्य नकदी फसल है। चाय क्या है? तो एक नकदी फसल है। असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु क्या, यह मुख्य नकदी फसल है चाय। ठीक है, रबर केरल का मुख्य नकदी फसल है। रबर है जो कि केरल का मुख्य नकदी फसल है। और नारियल और कॉफ़ी दक्षिण भारतीय राज्य यानी कर्नाटक की मुख्य नकदी फसल है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार राज्य की नगद फसल कौन है? तो गन्ना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, बिहार राज्य का नकदी फसल गन्ना है। असम का हो जाएगा चाय, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का नकदी फसल चाय हो जाएगा। केरल का रबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से 35 में जो है कि लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 में ही लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है संविधान में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 12 से 35 में ही नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वह कौन है? तो 42वें संशोधन अधिनियम में कौन जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो देखिए, अनुच्छेद 76(2) में, अनुच्छेद 76, देखिए 76(2) में, अनुच्छेद 76(2) में के अनुसार भारत सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषय पर सलाह दे और विधिक स्वरूप से अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 76(2) के अनुसार भारत सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उनके कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि सरकार होता है। ठीक, विधि अधिकारी होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल देता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय, देखिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो आपको रिवीजन अच्छे से कर लेना है, और डेली रिवीजन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद
316 फर्स्ट में संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित उपलब्ध उल्लेखित है। कौन से संविधान में के अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 316 के फर्स्ट में लोक सेवा आयोग तथा अन्य लोक सेवा आयोग का नियुक्ति संबंधित उपलब्ध है, जो कि उल्लेखित है 316 फर्स्ट में, ठीक है, अनुच्छेद में। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, ये सभी बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों का हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी है जो कि भारत की पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है। बात करें पंचायती राज का, तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ से शुरू हुआ था? तो नागौर राजस्थान से शुरू हुआ था। भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ था? तो 1959 से। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन है? आप सभी को पता होगा कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उच्चतम बैंक कोई नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बगल में थोड़ा बाजा बजने लगा है, हल्ला होने लगा है, तो इससे आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।